नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ के श्रीवास्तव, जिसकी तलाश छत्तीसगढ़ की पुलिस बीते 2 महीनों से बेहद सरगर्मी से कर रही है। इस व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि इसने 15 करोड़ की ठगी की है। उससे भी हैरानी की बात यह है, इसके अलग अलग नामी बेनामी अकाउंट में जब 300 करोड़ का ट्रांजैक्शन दिख रहा है और दावा किया जा रहा है कि 400 करोड़ की नकदी इसके पास है, तो ऐसे में हैरान करने वाली बात यह भी है कि आखिर 15 करोड़ जैसी छोटी सी रकम के लिए ये व्यक्ति पुलिस से क्यों बच रहा है। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद इस व्यक्ति की हालत इतनी पतली कैसे हो गई कि इसे अलग अलग राज्यों में छिपना पड़ रहा है। लोकेशन के साथ नंबर बदल बदल कर पुलिस से बचता फिर रहा। ये आदमी कोई मामूली आदमी तो नहीं था, जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ के श्रीवास्तव का सबसे बड़ा परिचय ये रहा कि ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बेहद खासम खास रहा। ये कई सफेद पोश लोगों की ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम करता रहा। बिलासपुर के सरगांव में अनुगामी धाम नामक इसका जो अड्डा रहा, वहां भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते, लगातार जाते रहे, हर महीने जाते रहे, गुप्त मुलाकात करते रहे। वहां से निकलने के बाद बिलासपुर के उसलापुर स्थित के श्रीवास्तव उर्फ ज्योतिष बाबा के घर पर भी जाने लगे। एक तरह से सत्ता का पावर सेंटर बन चुका उसलापुर और अनुगामी धाम का यह अड्डा के श्रीवास्तव को इसलिए भी खास बना गया क्योंकि बिलासपुर दौरे पर कांग्रेस की सबसे पावरफुल प्रियंका वाड्रा जब आई थी तो उसकी मुलाकात करवाई गई। एक तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि के श्रीवास्तव की मुलाकात भूपेश बघेल की पहल पर ही प्रियंका वाड्रा से होती है। भूपेश बघेल की सत्ता के लिए दलाली करने वाले के श्रीवास्तव की बीते 2 महीनों से जिस शिद्दत से तलाश की जा रही है, उससे न केवल भूपेश बघेल बल्कि उनके कुछ पुराने मंत्री काफी परेशान हैं। तो के श्रीवास्तव को जानने वाले इस बात को लेकर हैरान हैं कि आखिर पुराने सत्ता से जुड़े हुए लोग आज उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं, और यदि के श्रीवास्तव पकड़ में आ गया तो कौन कौन से राज उगलेगा। जैसे कि उनके बारे में दावा किया जा रहा है कि 400 करोड़ की नकदी इन्होंने इधर उधर की है। ये फिगर सुनकर हो सकता है आपको कुछ अचंभा हो रहा होगा, लेकिन के श्रीवास्तव और भूपेश बघेल के संबंधों को जो अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें बिल्कुल भी अचंभा नहीं हो रहा होगा। नोएडा की कंपनी रावत एसोसिएट से 15 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले के श्रीवास्तव पर आरोप है कि उसने पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के भाई असगर को जो रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में 500 करोड़ का ठेका मिला था, वो काम के श्रीवास्तव ने अपने रसूख के दम पर रावत एसोसिएट को दिलाने का वादा करते हुए 15 करोड़ रुपए की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और गारंटी मनी जमा करवाई थी, जिसे धोखाधड़ी करने वाले के श्रीवास्तव ने हड़प लिया। धोखाधड़ी से वो रकम हजम करने के 15 दिनों बाद खुद को सही बताने के लिए के श्रीवास्तव ने कंपनी रावत एसोसिएट के डायरेक्टर से छत्तीसगढ़ के एक बेहद बड़े नेता से उनकी मुलाकात कराई। जैसा कि कंपनी की ओर से FIR दर्ज करवाई गई है, रिपोर्ट लिखी गई है कि 10 अगस्त 2023 को कौन बड़ा नेता के श्रीवास्तव के लिए पैरवी कर रहा था। विधानसभा चुनाव के चंद महीना पहले पैसों का इतना बड़ा लेन देन किस तरह से हो रहा था। फरार के श्रीवास्तव की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक इसका खुलासा सही तरीके से नहीं हो पाएगा। लेकिन इतना तो तय है, भूपेश बघेल से के श्रीवास्तव के नापाक संबंध थे। ये मामला साफ तौर से कूट रचना, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ा है। आर्थिक घोटाले का इतना बड़ा मामला जिसे केंद्रीय जांच एजेंसियां भी देख रही है। यदि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो हो सकता है के श्रीवास्तव जैसे और भी कई लोग सफेद पोश बनकर हमारे आपके बीच रहते लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करते और शासन के दुरुपयोग करते हुए खुलकर शासन प्रशासन की गुंडागर्दी का एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते। इस फरार के श्रीवास्तव के बारे में हमारे पास जो ताजा जानकारी मिली है उसके अनुसार के श्रीवास्तव बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा अपने मध्यस्थों के माध्यम से, और सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता
नेताओं से भी इसके संपर्क रहे हैं, ये कोशिश कर रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकले, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए पार्टी शीर्ष के लोग सब कुछ देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं मामला बेहद संवेदनशील है। के श्रीवास्तव की तो हर हाल में गिरफ्तारी होगी और छत्तीसगढ़ में बैठे ऐसे सफेद पोश लोगों के चेहरे से भी नकाब हट जाएगा जो नियमित रूप से हर महीने बिलासपुर के अनुगामी धाम जाकर ये बताने की कोशिश करते थे कि वो कोई गुप्त आध्यात्मिक कार्य में लगे हैं। ऐसा गुप्त आध्यात्मिक कार्य भी बहुत जल्दी एक्सपोज होना चाहिए। वैसे छत्तीसगढ़ की राजनीति में तो बहुत कुछ एक्सपोज हो रहा है। यहाँ हम यह भी गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य शासन का महाधिवक्ता क्या किसी जज के साथ मिलकर भ्रष्टाचार में संलिप्त हो सकता है, जिसकी अग्रिम जमानत फिलहाल खारिज हो चुकी है। यह है पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, जिन्हें हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। विशेष न्यायालय से अग्रिम याचिका खारिज होने के बाद पूर्व महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल बीते 4 नवंबर को ईओडब्ल्यू और एसीबी ने सतीश चंद्र वर्मा और रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा के विरुद्ध एक केस दर्ज किया था। आरोप लगाया गया कि तीनों ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया। आरोप है कि सतीश चंद्र वर्मा के महाधिवक्ता रहते उन्होंने नान घोटाले के आरोपी अनिल टुटेजा और डॉक्टर आलोक शुक्ला को बचाने के लिए एक साजिश रची, जिसमें दोनों आरोपी अफसर और जज के बीच संपर्क स्थापित हुए। वैसे तो यह मामला 12 फरवरी 2015 को हुई छापेमारी से जुड़ा है। नान घोटाले का बहुचर्चित मामला जिसमें ढेर सारी गिरफ्तारियां हुई, करोड़ों के लेन देन का पता चला, कई तरह के दस्तावेज, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क जैसी अनेक सामग्रियां बरामद की गई, ढेर सारे सबूत भी थे, एक चर्चित लाल डायरी भी मिली थी। ये सब कार्रवाई डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई। 12 फरवरी 2015 से लेकर नवंबर 2018 तक डॉक्टर रमन सिंह का 3.5 साल का वो कार्यकाल भी था। लेकिन जैसे ही 2018 के आखिरी में सत्ता परिवर्तन हुआ तो आरोप लगे। बदले की भावना से भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले को एक अलग रंग देने की कोशिश की, जिसके बाद 2019 में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की एंट्री होती है। इसके बाद जो बारीकी से पड़ताल हुई उससे इस पूरे मामले की सूरत ही बदल गई। विशेष न्यायालय से पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद हाई कोर्ट में दायर याचिका में सतीश चंद्र वर्मा के बचाव में उनके वकील की ओर से यह दलील प्रस्तुत की गई कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए धारा 17A के अंतर्गत अनुमति जरूरी है, लेकिन इस केस में सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गई और सीधे उन पर केस कर दिया गया। साथ ही नान घोटाला 2015 का है, इसमें अब एफआईआर दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और चैट को भी 3 साल हो चुके हैं। तब सरकार क्या कर रही थी? अपने बचाव में सतीश चंद्र वर्मा की ओर से बताया गया कि यह केस राजनीति से प्रेरित है, लेकिन हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश को यह दलील सही नहीं लगी। अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद एक बार फिर नान घोटाले की चर्चा हो रही है। वो नान घोटाला जिसे मुख्यमंत्री रहते डॉक्टर रमन सिंह ने उठाया था और जब विपक्ष में थे तब भी केंद्र को चिट्ठी लिखते हुए इसकी सीबीआई और ईडी से जांच करवाने की बातें लिखी थी। डॉक्टर रमन सिंह की उस मांग को मान लिया गया है। इस मामले में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि न्यायपालिका से जुड़े हुए जिम्मेदार जज के ऊपर भी आरोप हैं और शासकीय महाधिवक्ता भी इसमें आरोपियों को बचाने में लगे हैं। फिलहाल पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा जैसे लोग जेल में बंद हैं, लेकिन किसी दूसरे मामले में वो मामला है शराब घोटाले से जुड़ा हुआ, जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार चर्चा की है कि किस तरह से ये 2,500 करोड़ का शराब घोटाला तो पकड़ाया है, जिसके किंग पिन थे अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और सीधे तौर पर यदि कहा जाए तो इसके तार भूपेश बघेल से जुड़े थे। वो मुख्यमंत्री थे, क्या उनके मुख्यमंत्री रहते उनको नहीं पता होगा कि किस तरह का शराब घोटाला हो रहा है, किस तरह से नकली होलोग्राम से नकली शराब परोसी जा रही है। ओवर रेटिंग का भी मामला था। अरबों के इस खेल में भूपेश बघेल भी किस तरह शामिल थे, इसकी भी बारीकी से पड़ताल हो रही है। कुल मिलाकर 5 साल की सत्ता के दौरान भूपेश बघेल ने जो कुछ किया उसकी एक एक कर
परत निकलती जा रही है। गांधी परिवार को खुश करने के लिए कई बड़ी योजनाएं राजीव गांधी के नाम पर संचालित की, जिन्हें मौजूदा राज्य सरकार ने अनावश्यक बताकर हटा दिया है। यह योजनाएं हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, राजीव गांधी आजीविका केंद्र, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। इसी तरह राजीव गांधी के नाम पर एक और योजना थी, राजीव गांधी मितान क्लब, जिसमें 132 करोड़ रुपए क्लब में खर्चा कर दिए गए। यानी अपनी पार्टी के दिवंगत नेता और गांधी परिवार को खुश करने के लिए ये 132 करोड़ रुपए हवा में उड़ा दिए गए। राजीव गांधी के नाम पर गोधन न्याय योजना, जिसमें 400 करोड़ रुपए खर्चा किए गए, इस पर भी खुलकर भ्रष्टाचार हुआ। इसी तरह की जो योजनाएं बंद कर दी गई है उसमें नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, मुख्यमंत्री मातारी दुलार, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन, धरसा विकास, मुख्यमंत्री सुपोषण, बेरोजगारी भत्ता, रीपा, मुख्यमंत्री कर्ज माफी, सीएम आदिवासी परब सम्मान निधि, सीएम छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि, ऐसी कुछ बेमानी सी बेमतलब की योजनाओं को बंद करने के साथ साथ कुछ योजनाओं के नाम भी बदले गए हैं। कुछ नए स्वरूप के साथ छत्तीसगढ़ में जो नई योजनाएं आगे बढ़ रही है उसमें विष्णुदेव साय सरकार की मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना, इसमें 3400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। धान बोनस योजना, इसमें 3716 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, जो भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल थी, इसके लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी तरह मीसाबंदी सम्मान निधि में भी 50 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। मीसाबंदियों का सम्मान दरअसल भूपेश बघेल के लिए किसी नासूर की तरह था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था, लोकतंत्र का गला घोटा था, मीडिया से लेकर विपक्ष तक 21 महीने जेल में थे। ऐसे में भूपेश बघेल की सरकार ने उन मीसाबंदियों को सम्मान नहीं देने का निर्णय लिया, जिसे पूर्ववर्ती रमन सरकार के समय सम्मान दिया जा रहा था। वैसे आपातकाल के विरुद्ध केंद्र सरकार की ओर से संविधान हत्या दिवस की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। जब जब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, तब कांग्रेस की उस करतूत को याद किया जाएगा जो आज संविधान बचाने की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र बचाने की बातें करते हैं। तब पूरे देश को पता चलेगा कि 1975 में किन हालातों में इंदिरा गांधी ने खुद को चुनाव लड़ने के लिए अपात्र अयोग्य होने के बाद जबरदस्ती प्रधानमंत्री बने रहने के लिए पूरे देश को किस तरह से जेल खाना बना दिया था। आजादी की बात से हमारे देश के लिए बहुत बड़ी विडंबना रही है कि सच्चे इतिहास को छुपा दिया गया और नेहरू गांधी के महिमा मंडन में वामपंथियों से जो अधूरा सच बताया गया, ऐसा अधूरा सच जो किसी झूठ से कम नहीं था। आपातकाल की भी भयानक त्रासदी को छुपाने की कोशिश की गई। इस वक्त हमारे देश में करीब 550 से ज्यादा योजनाएं, स्मारक, भवन आदि नेहरू गांधी के नाम पर रखे गए हैं। महिमा मंडन और चापलूसी की ऐसी राजनीति को अब देश देख भी रहा है, समझ भी रहा है। यही कारण रहा कि 1985 के बाद आज की तारीख तक कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जब सत्ता शीर्ष में बैठे हुए लोग बेईमानी करने लगे, रक्षा सौदों में दलाली खाने लगे, तो ऐसे माहौल में देश की जागरूक होती जा रही जनता का यकीन सरकारी योजनाओं पर, सरकारी लोगों पर कैसे कायम रह पाएगा। बावजूद इसके जनता चाहती है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले, लेकिन उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े। सोशल मीडिया का दौर है। एक सरकारी शिक्षक की शादी की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। बिहार से आई हुई इस तस्वीर को आप गौर से देखें, जिसमें लिखा हुआ है सरकारी नौकरी का जलवा है। दावा किया गया कि जिस लड़के की शादी थी, अपनी शादी के पंडाल के स्वागत द्वार पर एलईडी डिस्प्ले लगवाकर उसमें लिखवाया गया था नंद कुमार बीपीएससी टीचर। साथ ही यह भी लिखा था, यह तो अच्छा हुआ कि यह साहब डीएम या नासा के साइंटिस्ट नहीं है, वरना पूरे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगवा देते। ऐसी तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग हर हाल में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। शायद ऐसी चाहत के कारण लोग नौकरी से अलग रोजगार के लिए कुछ नए साधन नहीं देखते। स्वाभाविक रूप से ऐसी सोच के बाद देश में पढ़े लिखे बेरोजगार तैयार होते हैं और आक्रोश पनपता है, और उसके बाद शासन और सिस्टम को लोग गालियां देते हैं। उम्मीद करते हैं कि बिना स्वरोजगार के उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए। बदले हुए हालात में ऐसी परिस्थिति और ऐसी सोच को बदलने की जरूरत है। शासन सिस्टम में बैठे हुए लोगों को भी इस पर चिंतन करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और हमारा साथ ज्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।